हमने मैकेनिक्स कर लिए थे, उसके बाद प्लूरल कैविटी की थी, प्लूरल कैविटी भी कर ली थी हमने। उसके बाद कंप्लायंस ऑफ से पहले पहले सारा कर लिया। Client से पहले पहले सब कर लिया. Okay. So he is going to finish that chapter, Dr. Mudassir soon. ठीक है? So I'm going to teach you regarding the pulmonary circulation and pulmonary edema and the pleural fluid. इसको बहुत गौर से तुम लोगों ने समझा. Okay, और साथ साथ मैं बताऊंगी कि वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम बच्चों से, अगर जैसे तुम्हारी 150 की स्ट्रेंथ है तो 120 बच्चों से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर में से, वो मैं तुम लोगों को साथ में बताती जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस. So today we are going to start with the pulmonary circulation, the pulmonary edema and the pleural fluid. Pulmonary circulation क्या है? What is the pulmonary circulation? Basically pulmonary circulation जो है उसको हम लोगों को, ये फिगर तुम लोगों ने जो है जब हार्ट पढ़ा था तुम लोगों को ये अच्छी तरह पता है कि ये क्या है. ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ से जो है राइट वेंट्रिकल से जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, उसमें जा रही है, और वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है इसकी जो है ड्रेनेज हो रही है लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है? सो जो है दैट वाज रिगार्डिंग द आपकी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो इन बिटवीन रन कर रही है आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट और होती हुई लंग, और लंग से होती हुई लेफ्ट एट्रिया में. इसके अलावा एक और सर्कुलेशन भी होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियल सर्कुलेशन या ब्रोंकियल आर्टरियल सर्कुलेशन. ये वो वाली सर्कुलेशन है जो कि क्या करेगी, जिसका काम ये है उस सर्कुलेशन का कि उसने जो है आपके जो टिश्यूज जो हैं, जो लंग के जो टिश्यूज जो हैं उसको सप्लाई कर. ठीक है? और लंग्स की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है दैट इज इनटू द राइट थोरेसिक लिम्फ डक्ट. यू हैव टू रिमेंबर दैट. दो तरह की सर्कुलेशंस हैं लंग्स के अंदर. सर्कुलेशन को हम कहते हैं हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन, दूसरी को हम कहते हैं लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन. क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जो हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन जो है it is going to basically it is going to supply the high pressure low circulation supplies the system arterial blood to the, क्योंकि ये वो है जो अयोटा से आ रही है तो ये हाई प्रेशर होगी. ठीक है? अयोटा से आ रही है, और ये हम लो फ्लो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वो वाली सर्कुलेशन है जो कि एक टाइनी पार्ट को जाके सप्लाई कर रही है, जो कि ट्रेका है, ब्रोंकियल ट्री है इंक्लूडिंग द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और कुछ सपोर्टिव टिश्यू है लंग का जैसे एडवेंटिशिया है. तो हम ये वाली जो सर्कुलेशन जो है इसको हम कहेंगे कि दैट इज द हाई प्रेशर जो है सर्कुलेशन होगी. ठीक है? फिर एक दूसरी सर्कुलेशन है जिसको हम कहते हैं लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन. ये हम क्यों कह रहे हैं? because this is that circulation which supplies the venous blood from all parts of the body to the alveolar capillaries where oxygen is added and carbon dioxide is removed. The pulmonary artery जो है क्या करती है? It is going to receive the blood from the right ventricle and its arterial branches it carries the blood to the alveolar capillaries. क्योंकि वो वाली सर्कुलेशन है जो लंग्स में आ रही है फॉर द ऑक्सीजनेशन पर्पस. तो ये सारी बॉडी का जितना भी ब्लड है जो आ रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, तो इसको हम कहते हैं, बिकॉज ये आप जो है ये वाली सर्कुलेशन जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से नहीं आ रही, ये वो है जो राइट वेंट्रिकल से आ रही है, तो उसका प्रेशर ऑलमोस्ट कम होता है, तो हम कहेंगे लो प्रेशर बट हाई फ्लो सर्कुलेशन. ठीक है? क्योंकि सारे के सारे जितना भी जो ब्लड है वो सारा का सारा और वो लंग्स के अंदर जो है वो ड्रेन करेगा. so, इस वजह से हम उसे कहेंगे कि लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन. सो दैट वाज रिगार्डिंग टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन विदिन द लंग. जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया लास्ट ईयर जो है, और ये क्वेश्चन जो था डॉक्टर जफर चौधरी ने भी बहुत पूछा था जब वो वाइवा ले रहे थे, ये डॉक्टर शाहिद ने भी बहुत पूछा था, और वो क्या था? इन एडिशन टू द फंक्शंस इन गैस एक्सचेंज the lungs has number of metabolic functions. तो उनका क्वेश्चन ये था कि other than the gas exchange can you tell me the other functions of the lung? And the students were totally blank.
उनको पता ही नहीं था कि क्या आंसर करना है इसको ना। तो गैस एक्सचेंज के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर भी आ जाते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो यू मस्ट बी नोइंग ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म तुम्हारे ख्याल में क्या होगा? डिफेंस मैकेनिज्म क्या चीजें आ जाती होंगी? एनी वन ऑफ यू, एनी आइडिया? मैक्रोफेजेस होते हैं। शाबाश। तो और एंटीबॉडी रिलीज करती है। और इसके अलावा और कुछ रिफ्लेक्सेस भी हैं जो कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं, डिफेंसिव रिफ्लेक्सेस हैं। कॉफ रिफ्लेक्स, वेरी गुड, कॉफ रिफ्लेक्स। कॉफ रिफ्लेक्स जो है, क्यों है ये कॉफ रिफ्लेक्स क्यों होता है? ऑब्वियसली जब किसी भी किस्म का कोई इरिटेंट जो है वो आपकी लंग्स के आ गया है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है एक मैकेनिज्म है, दैट इज द कॉफ रिफ्लेक्स, राइट? सो अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म देखें तो स्किन का जैसे एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो लंग है वो भी तो एक्सपोज्ड ऑफ हो रही है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पे। जो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, दे आर वेरी डेलिकेट एंड दे नीड टू बी केप्ट मॉइस्ट। ये हर वक्त जो है ये मॉइस्ट रहनी चाहिए। एवरी डे द लंग्स दे आर एक्सपोज्ड टू मोर देन 7000 लीटर ऑफ एयर एंड इट्स फाइन टिश्यू। उनके जो जितने भी टिश्यूज जो हैं, दे रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेली बम्बार्डमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स इंक्लूडिंग द डस्ट, द पोलन, जितने भी हैं वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, इनसे जो है प्रोटेक्शन जो है उसको चाहिए। और ये जब जो है क्यों चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्वियसली जो है यही आपके थ्रू द लंग्स जो है इट इज गोइंग टू एंटर इन योर ब्लड, राइट? सो जो respiratory tract जो है it is affected by the different mechanism and its various levels. For example, your physical mechanism जो है which includes the cough, right? और इसी तरह जो है this is basically the important mechanism regarding the upper way tract. ठीक है, so ये सारे जो हैं that comes under the heading of the defense mechanism. इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस ये भी एक फंक्शन है अदर देन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इट प्लेज अ रोल इन वाटर लॉस मैकेनिज्म एज वेल एज ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन द water evaporates through the expired air and some amount of body water is lost by this process. So in COPD के आपका जो है chronic obstructive pulmonary disease जो होती है उसमें पेशेंट्स जो है पेशेंट जो है एक्सपायरेशन जो है दैट इज मोर प्रोलॉन्ग। जब एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग होगी तो फिर वाटर लॉस भी ज्यादा होगा और ड्यू दैट आपको जो है डिहाइड्रेशन होगी। सो इट मींस कि जो है इट आल्सो मेंटेन्स द वाटर बैलेंस एज वेल, राइट? सीओपीडी जब हम आगे डिजीजेस करेंगे तो तुम लोगों को पता चलेगा सीओपीडी में क्या होता है। बेसिकली जो है इसमें जो एक मेजर है प्रॉब्लम जो है दैट इज एम्फाइसीमा जो है वो इसके अंदर आ जाती है, जिसके अंदर आपके जो है जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। आपका जो है सेल्स एरिया जो है वो कम हो जाता है और जिस वजह से जो है जब आप एक्सपायर करते हो तो वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर जो है वो फौरन नहीं निकलती, बहुत आहिस्ता स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो एक्सपायर होती है, राइट? So, उसकी वजह से देयर इज मोर वाटर लॉस। Then of course the like regulation of the body temperature. So during expiration along with the water the heat is also lost from the body. Thus respiratory tracts play a role in heat loss as well. सर्दियों में देखते हो हा 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 ऐसे कर रहे होते हो तो है आपको फील होता है। अभी भी तुम देखो हाथ के ऊपर जो है ब्लो करो तो तुम्हें गर्माइश सी फील होगी। और सर्दियों में तो बाकायदा जो है आपके वेपर्स जो हैं वो पार्टिकल्स आपके हाथ के ऊपर आएंगे अगर आप हाथ के ऊपर उसको करते हो, किसी ग्लास के ऊपर करते हो, राइट? इट मींस कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज आल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म अदर देन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन कम्स द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सर्कुलेशन में भी ये चीज पढ़ी कि जो लंग्स जो होते हैं दे प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय रेगुलेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब आपकी जो प्रोड्यूस होती है टिश्यूज के अंदर, जब टिश्यूज जो है आपके काम कर रहे होते हैं
तो तब जो है व्हाट दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके टिश्यू रिलीज करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली दैट हैज टू बी एक्सक्रीट आउट बाय द रेस्पिरेशन, राइट। तो ये कैसे जाएगी? ये सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड में आएगी। जब ये ब्लड में आएगी, इट गोइंग टू कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो है वो अनस्टेबल जो है एसिड होता है, और ये फौरन स्प्लिट कर जाता है हाइड्रोजन एंड बाइकार्ब्स में। जब ये हाइड्रोजन और बाइकार्ब्स में जो है स्प्लिट करेगा, तो फिर क्या होगा कि ये जो रिएक्शन, जो अब यहाँ पर जो रिएक्शन यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है विद इन ब्लड, ये टोटली जो है ये रिवर्स हो जाएगा जब ये ब्लड जो है आपके जो है एल्वेओलाई पास से गुजरेगा। यानी कि जब ये लंग्स के पास आएगा, तो ये सारा का सारा रिएक्शन जिसमें जिसका एंड रिजल्ट जो था दैट वाज द रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स एंड द बाइकार्ब्स, ये सारा जो है ये रिवर्स हो जाएगा। और जब ये लंग्स के पास पहुंचेगा, तो ये बाइकार्ब्स और हाइड्रोजन दोबारा से जो है कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है वो स्प्लिट होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से फिर रिलीज हो जाएगी लंग्स से, ठीक है। So this carbon dioxide is a volatile gas. It is practically blown out by ventilation, right? So that was regarding the regulation of acid base balance. और फिर क्या होगा कि जो metabolic activities are accelerated, more amount of carbon dioxide is produced in the tissues. Concentration of proton is also increased. जब प्रोटॉन की concentration increase हो जाएगी, it means कि आपका pH जो है वो decrease हो जाएगा। और जब increase protons होंगे, so it is proton concentration causes the increased pulmonary ventilation. आपकी hyperventilation हो जाएगी, ठीक है। Acting through the various mechanisms like the chemoreceptors जो आपके पड़े हुए हैं अयोटा में, कैरोटिड बॉडीज में, और आपके जो मेडुल ऑफ द ब्रेन जो है, ये सारे जो है ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। एंड ड्यू टू द हाइपरवेंटिलेशन क्या होगा कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगी, राइट। And the pH is brought back to the normal. So that is regarding how the pH is going to be maintained by the lungs. So it has such an important function in acid based regulation as well, जो कि बच्चे आंसर ही नहीं करते। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सट्रा गैसेस ही हो रही हैं और तो कोई फंक्शन ही नहीं। इसके अलावा एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं हीमोस्टेट फंक्शन। उसमें क्या होता है कि लंग्स जो है एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का कि which behaves as like it contains a fibrinolytic system as well। और ये fibrinolytic system जो है it is going to lyse the clots in the pulmonary vessels। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को जो है बॉडी में कहीं पे भी कोई क्लॉट बन गया हुआ है, जैसे कि उसका हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, उसको फिब्रिलेशन हो गई है, तो क्या होगा कि जो है हार्ट की जो बीटिंग कैपेसिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है अगर क्लॉट बन गया और वो क्लॉट जो है डिटैच होगी आपकी सर्कुलेशन में मूव कर गया, तो सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं क्लॉट के फंसने के वो जो है लंग्स में होते हैं। लंग्स में आके क्लॉट जो है उसके फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी एक ऐसा मैकेनिज्म रखा हुआ है, एक फिब्रिलेटिक सिस्टम रखा हुआ है, जो कि इसको जो है जो भी क्लॉट आएंगे उनकी लाइसिस हो जाएगी, ताकि जो है आपकी ब्रीदिंग है उसकी में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और that's why the breathing exercises are advised to। जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई जाती है जिसमें अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग होती है, जो कि जो है प्रिवेंट करती है थ्रोम्बो एम्बोलिक केसेस को, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द हीमोस्टेटिक फंक्शन ऑफ द regarding the lungs। Then how it is going to effect on the blood volume and the pressure regulation? This is also one of the function other than the exchange of gases by the renin-angiotensin। By the renin-angiotensin क्या चीज कन्वर्ट होती है लंग में? एंजियोटेंसिन 1 जो है उसकी कन्वर्जन कहाँ होती है? एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कहाँ पे कन्वर्ट होता है?
Alveolar epithelial cells. सॉरी, हाँ हाँ ठीक बोल रही हो, बोलो। Alveolar epithelial cells. वेरी गुड, वेरी गुड। alveolar epithelial cells में, बिकॉज ये आपके लंग्स के अंदर पड़े हुए हैं, सो इट मींस कि जो है ये आपके जो ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि जो है आपकी जो है जब एंजियोटेंसिन 1 यहाँ से गुजरती है तो फिर बिकॉज वहां पर जो है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पड़ा हुआ है वो फौरन इसको कन्वर्ट देता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 causes release aldosterone from the adrenal cortex से वो रिलीज कराती है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 ने एल्डोस्टेरोन बनाना है, एल्डोस्टेरोन ने एड्रेनल कॉर्टेक्स जाके इफेक्ट करना है, राइट? क्योंकि एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला जो है वहां से डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, राइट? कॉर्टेक्स से पे जब वो जाके अटैक करेगा तो वहां से जो है एल्डोस्टेरोन जो है उसने क्या करना है कि उसे सोडियम की रिटेंशन करवानी है, सोडियम की रिटेंशन करानी, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा, और एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम की रिटेंशन करवाएगी, और जब सोडियम की रिटेंशन होगी तो फ्लूइड को क्या होगा बेटा? Increase. इंक्रीज हो जाएगा, राइट? और एंजियोटेंसिन 2 जब बनेगा तो उसका एक अपना इफेक्ट भी है वेसल्स के ऊपर, एंड दैट इज द वेसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो जब वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होंगी, ऑब्वियस दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ओके, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। सो ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर रेगुलेशन है वो भी इसका एक फंक्शन है। जो इसके जो मेटाबॉलिज्म ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस जो यहाँ पर लंग्स में जो है वो क्या है कि लंग्स रिलीजेस अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट एंटर द सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड, they remove other substances from the systemic venous blood that reach via the pulmonary artery. The prostaglandins are removed from the circulation, but prostaglandins जो है वो synthesize भी हो रहे हैं lungs के अंदर, and they are released into the blood when the lungs tissue is stretched. जैसे ये stretch होगा तो फिर जो है ये release हो जाएंगे. So prostaglandins are, हमने prostaglandins E2 का जिक्र किया when we were discussing the fetal circulation, हमने वहां जिक्र किया था ना prostaglandins का, हाँ, कि prostaglandins जो है उसका काम क्या होता है? prostaglandins का काम होता है vasodilation करना। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है जब वेसोडाइलेटेशन करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दिया जाता है ताकि जो है वो वेसल्स को डायलेट कर दें। सो जब इसका लेवल जो है जब कम होगा तो ऑब्वियसली जो है क्या होगा कि आपकी जो है कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। यही वजह है कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन फीटल सर्कुलेशन में जब तुम लोगों ने पढ़ा था कि बर्थ क्या होता था कि आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो था वो कम जो है रिलीज होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होगी। सो इट हैज अ पावरफुल locally acting vasodilators and it inhibits the aggregation of the blood platelets as well. तुम लोगों ने ब्लड पढ़ा था तो पढ़ा होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इसकी एग्रीगेशन जो है उसको भी जो है वो इनहिबिट करता है। So by this vasodilation, prostaglandins are also involved in inflammation. क्योंकि जब vasodilation होगी तो it means कि जहां जहां inflammation होगी वहां प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पड़े हुए होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वहां पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे बाय द वेसोडाइलेटेशन। That is the scheme of the calcineurin kinins and the renin angiotensin systems कि ये जो है किडनी के अंदर जो ब्रेडिकाइनिन जो आ रही है वो काइनोनिन्स जो है काइनोनिन्स जो है वो ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट करेंगी और ब्रेडिकाइनिन्स जो है वो डिग्रेडिंग प्रोडक्ट है। इसी तरह एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में जब कन्वर्ट करेगा तो लंग के अंदर पल्मोनरी कन्वर्टिंग एंजाइम पड़ा हुआ है जो इसको कन्वर्ट करेगा। ये इस वक्त तुमने सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पल्मोनरी कन्वर्टिंग एंजाइम के ऊपर करना है जो कि लंग के ऊपर पड़ा, लंग के अंदर पड़ा है, और वो ब्रेडिकाइनिन को ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है। ये मैंने फिगर नेट से निकाला है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। नाउ जो चीजें जो है लंग्स के अंदर सिंथेसाइज हो रही हैं उसमें और वो यूज भी हो रही हैं, उसमें एक नंबर 1 चीज जो है दैट इज द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सर्फेक्टेंट्स का क्या काम है, क्या करते हैं सर्फेक्टेंट्स?
What is the function? Surface tension को maintain. It is going to reduce the surface tension, right? Surface tension को reduce करते हैं और surfactants जो है कौन से सेल surfactant बना रहे हैं? टाइप 2 एल्वियोलर Type 2 alveolar epithelial cells. Very good. Type 2 cells जो हैं अब वो बना रहे हैं. अच्छा, surfactants अगर जो है for instance नहीं बनते किसी वजह से, जैसे कि premature baby है और उसके lungs जो हैं वो proper function नहीं कर रहे, पता चला कि जी वो stay नहीं कर रहे क्योंकि वो बच्चा जो है premature हुआ है, फिर जो है उसके जो है उसकी breathing problem start हो गई, तो उस problem को हम क्या कहते हैं? Is there any name for that? Respiratory distress syndrome. Shabash, respiratory distress syndrome. And what is hyaline disease? It's the same. It's the same. Very good, very good. Hyaline disease, कभी hyaline का जिक्र आ जाता है, कभी respiratory distress syndrome का जिक्र आ जाता है. दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है? So don't get yourself confused कि ये शायद कोई और चीज है, ये वही है. That is another name for the respiratory distress syndrome, the hyaline disease. Okay? कैसे ट्रीट करते हो इसको? Corticoids देते हैं. स्टीरॉइड्स देते हो आप, शाबाश, स्टीरॉइड्स देते हो आप, स्टीरॉइड से उसको जो है ट्रीट करते हो. इसीलिए वो फीमेल्स जो कि अर्ली लेबर में चली जाती हैं, तो सबसे पहली चीज जो जो ज़हन में उस वक्त आती है कि खुदा ना खास्ता इसका जो 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 फीचर्स जो है उसकी में जो है उसकी सर्फेक्टेंट डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, और चांसेस यही होते हैं कि वो डेवलप नहीं हुआ होता, क्योंकि 38 वीक्स जो है दैट इज द टर्निंग पॉइंट. 38 वीक्स कंप्लीट करने होते हैं फीमेल. 38 वीक्स के बाद किसी भी वक्त जो है लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है. तो अगर जो है 38 वीक्स से पहले अगर कोई भी फीमेल लेबर जाती है तो उसको जो है स्टीरॉइड्स के शॉट्स दिए जाते हैं जब तक कि जो है उसकी डिलीवरी ना हो जाए, जस्ट टू मेक that surfactant, to build up the surfactants, ताकि जो है जो भी बच्चा पैदा हो वो आराम से जो है सांस ले सके और उसको respiratory distress syndrome ना हो पाए. ओके, सो ये जो है surfactant जो है ये आपके lungs में जो है ये synthesize हो है. Substances which are synthesized or stored and released into the blood are the prostaglandins हैं, histamines हैं जो आप lungs के अंदर बन भी रही हैं, synthesize भी हो रही हैं, store भी हो रही हैं, release भी हो रही हैं. और इसी तरह जो है कैलेक्रीन्स जो हैं, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैंसर एज वेल. अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस खाली एक नाम तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कैलेक्रीन्स जो हैं ये भी जो है लंग्स के अंदर पड़े हुए हैं, ये लंग्स इनको बना भी रहा है, स्टोर भी कर रहा है और रिलीज भी कर रहा है. ठीक है. देन द सब्सटेंसेस व्हिच आर पार्शियली रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स, सारी की सारी रिमूव नहीं होती, थोड़ी थोड़ी करके रिमूव होती है. The prostaglandins है, bradykinins है, adenosine है, serotonin है, norepinephrine है, acetylcholine है, right? So ये यहाँ पर जो है which partially removed from the lungs, सारी की सारी नहीं रिमूव हो रही. Substances which are activated in the lungs are the angiotensin 1 into angiotensin 2, right? इससे पहले हमने जितनी भी चीजें पढ़ी that comes under the heading of the metabolic जो है इसके functions क्या हैं lungs के, तो वो तुम लोगों ने जो है पढ़ ली. क्या क्या है जल्दी से मुझे बता दो. कौन से defense mechanism, defense, very good. और Water balance. space balance, water balance है, very good. What else? Body temperature regulation. Temperature regulation, very good. और blood volume and pressure regulation, blood pressure, blood volume regulation, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट था जो भूल रहे हो तुम, acid base balance. ठीक है. सो अब ये भूलना मत, ये एग्जामिनर्स बहुत पूछते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए अदर देन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सारे फंक्शंस जो हैं ये लंग्स के अंदर हो रहे हैं, राइट? इसके अलावा वो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के अलावा एक और काम भी है जो करता है, दैट इज इट बिहेव्स एज अ रिजर्वायर. तो लंग जो है, it has a very unique ability to discern and recruit pulmonary vasculature. It acts as a reservoir of blood and fine-tuning preload on the left heart to optimize the cardiac output.
व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूट? रिक्रूटमेंट क्या होती है? रिक्रूटमेंट ऑफ वेसल्स, हम रिक्रूटमेंट का जिक्र करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? Involvement. Environment? No, not environment. Any other explanation of बाहर निकालना फिर हमें एक्सक्रीट। इसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। हाँ, इंग्लिश अच्छी है। जैसे हम कहते नहीं है कि रिक्रूट ऑफ द आर्मी पीपल, रिक्रूटमेंट उनकी हो गई। जैसे हम अगर उर्दू में देखो तो उसका लफ्जी मायने होता है भर्ती करना। ठीक है, नए लोगों को जो है रिक्रूट करना, भर्ती करना। तो जब हम यहाँ पे वेसल्स पे हम जब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जैसे कि अब इसको तुम इस तरह समझो कि पल्मोनरी वेसल्स हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं, पल्मोनरी कैपिलरी, बहुत सारी ऐसी कैपिलरीज हैं बॉडी के अंदर, बल्कि हर सिस्टम के अंदर जितनी भी कैपिलरीज हैं वो सारी कैपिलरीज हर वक्त काम नहीं कर रही होती, राइट? हर वक्त सारी कैपिलरीज काम नहीं कर रही होती अनलेस एंड अनटिल आपका जो है आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है या आज जो है प्रेशर या वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया है, तो फिर जो है कैपिलरीज जो है वो बाकी की भी जो कैपिलरीज जो उस वक्त क्लोज होंगी वो भी ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलेचर का, इसका मतलब ये है कि जो बंद कैपिलरीज हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो भी जो है दे आर मोस्टली फिल्ड विद ब्लड, राइट? तो वो उसको हम कहते हैं कि देयर इज रिक्रूटमेंट ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलेचर। ये वर्ड आपका आगे भी काफी दफा यूज होगा, राइट? तो इसको समझ जाओ, जब भी रिक्रूटमेंट बात हुई इसका मतलब है कि अब जो रिमेनिंग कैपिलरीज जो थी, जो कि इनिशियली वाज नॉट वर्किंग, now they had start working and they have blood in it, right? So that is recruitment. So lungs के अंदर जो वेसल्स जो होती हैं, आपको पता है इनका जो है जो इनका कंप्लायंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये जो भी चीज आती है ये उसको जो है उसके अंदर इकोमोडेट हो जाता है। क्यों जो है हम कहते हैं कि इसका कंप्लायंस ज्यादा बेहतर होता है इन वेसल्स का, क्यों हम कहते हैं? What is the significance of that? यानी कि इसको तुम इस तरह समझ लो कि एकदम से प्रेशर इंक्रीज हो गया आपके जो है पल्मोनरी कैपिलरीज का या पल्मोनरी वेसल्स का, एकदम से अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर जो है पीछे से, अगर प्रेशर जो है बैकअप प्रेशर अगर इंक्रीज है तो प्रेशर फौरन मिनिमाइज हो जाएगा। क्यों मिनिमाइज होगा? Due to stress relaxation of muscles, smooth muscles. स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स और क्योंकि पल्मोनरी जो कैपिलरीज जो होती हैं उसके अंदर जो है एक कैपेबिलिटी होती है डिस्टेंशन की, राइट? वो डिस्टेंड कर जाती हैं, प्लस उसके अंदर रिक्रूटमेंट होती है, वो सारी की सारी वेसल्स खुल जाती हैं तो प्रेशर मिनिमाइज हो जाता है। और ये प्रेशर मिनिमाइज होना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि अगर अगर खुदा ना खास्ता लंग्स का प्रेशर बाकी सिस्टम की तरह अगर वहां पे प्रेशर बिल्डअप रहा सो इट इज गोइंग डैमेज, और उससे क्या होगा? आपको पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। सो पल्मोनरी एडीमा की प्रिवेंशन के लिए सारा कुछ हो रहा है। समझ में आया? सो कॉन्सेप्ट्स बना के पढ़ो तो चीजें हमेशा याद रहेंगी कि रेस्पिरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर में कौन सा है, सो आई वुड से रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना, अगर तुम निकालो अपनी गाइडेंस जो है जहां से तुम लोग एमसीक्यूज वगैरह प्रिपेयर करते हो, गाइडेंस रिव्यू जो है उसमें देखोगे कि रेस्पिरेशन के जो एमसीक्यूज हैं दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यूज। वो मैं बताऊंगी कि हमने उसमें से कौन कौन सी चीजें जो है हमने एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करनी है और कौन सी नहीं करनी। अब तो जस्ट स्टार्ट डूइंग दोज एमसीक्यूज एज वेल। जब तुम लोग जो है अपने चैप्टर्स जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो तुम लोग वहां से कर लेना। सेकेंड चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो कर लेना। सो इतनी टेक्निकल चीजें हैं उसके अंदर, इतनी टेक्निकल चीजें और इतने ग्राफ्स हैं कि आप जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? सो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैं साथ साथ देती रहूंगी और उसको जो है फोकस करना है तुम लोगों ने कि मैं क्या बता रही हूँ। अच्छा ये देखो, ये है एक एल्वेलाई जुड़ा हुआ है और
यहाँ पर जो है ये सारा का सारा जो कैपिलरी मेश वर्क है, ये सारा एल्वेओलाई को पूरा का पूरा इन कैपिलरीज ने कवर किया, ठीक है। और इस तरह जो है ये हम आगे सब पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे तो उसमें ये सारी की सारी लेयर्स आएंगी कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम ये देख लो कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है यहाँ पे, दैट इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। एज ऑल नो द प्रेशर विदिन द the pressure of oxygen in the atmosphere is more, right? तो क्या होगा कि जब वो प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जो है आपकी लंग्स में एंटर होगी यहाँ पर, तो वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि ब्लड में जो है, जो लंग्स के पास है जो ब्लड गुजर रहा है, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन फौरन जो है एल्वेओलाई से डिफ्यूज होके पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर आ जाएगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि प्रेशर विद इन द ब्लड इज coming towards the lung is more, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज होकर यहाँ चलेगी और ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होकर यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये हम आगे सारा डिटेल में करेंगे कि क्या है। Then comes the pressures in the pulmonary system। जो pulmonary system के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम राइट वेंट्रिकल को देख लेते हैं। ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है ड्यूरिंग द सिस्टोली इट इज ऑलमोस्ट 25 mmHg। और ये जो ऊपर जो तुम लोगों को ये बेसिकली ये ब्लैक वाली जो लाइन है, दैट इज द राइट वेंट्रिकुलर, राइट, ये वाली। और ये जो ऊपर जो आपको दिख रही है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी कर्व। अब ये ब्लैक को ऊपर हमने ब्लैक इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकुलर कर्व जो है ये शेयर कर रही है, एक ही ग्राफ को दोनों शेयर कर रहे हैं, जो आपकी सिस्टोलिक का है, दैट इज 5 mmHg, एंड द डायस्टोलिक प्रेशर एवरेज इज अबाउट हाउ मच, इज अबाउट 0 to 1 mmHg, ठीक है। सो यह याद रखना आपने ये। और ये जो प्रेशर्स जो हैं, ये जो आपके जो राइट साइड के जो प्रेशर्स जो थे, आपका जो राइट वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर जो हमने अभी डिस्कस किया, जो कि एवरेज जो है इट इज अबाउट 25 mmHg जो है सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक जो है दैट इज 0 to 1 mmHg, एंड दीज वैल्यूज दे आर ओनली 1/5 दोस फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की इससे कहीं ज्यादा होती है, सो इट इज शेयरिंग अबाउट 1/5 ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। Then comes the pressures in the pulmonary artery। pressures तुम लोगों को रटने हैं, अच्छा कितने कितने pressures हैं। pulmonary artery का जो pressure जो है वो कितना है, वो सेम वही 25 mmHg है, राइट। और pulmonary artery का जो diastolic pressure जो होगा pulmonary artery का, that is about 8 mmHg, और इसका जो mean होगा that would be 15 mmHg, ठीक है। ये यहाँ से जो है इसके जो ग्राफ्स जो हैं, एक बड़ा टेबल भी यहाँ पे बना हुआ है आगे, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। Then comes the pulmonary capillary pressure। तो mean pulmonary capillary pressure जो होता है is about 7 mmHg, और ये जो है प्रेशर जो है, the importance of this low capillary pressure जो है, ये हम जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस या जो है pulmonary capillary का जब हम एक्सचेंज करेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह जो है वो इनके प्रेशर्स जो हैं वो वेरी क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम देखो, ये एक आयोटिक प्रेशर कर्व है। ये सारा तुम लोगों ने जो है, जब तुम लोग जो है पल्सेशंस वगैरह जब तुम लोग कर रहे थे आर्टीरियल, तो तुम लोगों ने ये वहां पर पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो है ये पॉइंट, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये आयोटिक प्रेशर कर्व्स का, ये कब बिल्डअप होता है बेटा? इंसेसोरियम aortic pressure में जब वो valves बंद बैकवर्ड प्रेशर जो एकदम प्रोड्यूस होता है, जो कि इंसेसुरा बना रहा है। हाँ, ओके, वेरी गुड। और ये वही फिगर है जो हमने पहले राइट वेंट्रिकुलर कर्व और पल्मोनरी आर्टरी का जो किया था, वो है। अच्छा, राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर जो होता है, जो राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है, जब जैसे ही वेसल्स जब क्लोज होती हैं तो उसका प्रेशर फौरन कम हो जाता है। लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी जो है उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस होता है, क्योंकि वो तो बंद हो गई, तो जो है मजीद ब्लड बाहर नहीं आ रहा, लेकिन जो बाहर जो ब्लड इस वक्त पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो पड़ा हुआ है, वो क्योंकि लंग्स को आहिस्ता 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 जाके जो है उसको मिल रहा होता है, इसलिए उसका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा
बहुत आहिस्ता जो है कम होगा एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल का प्रेशर. So the mean pressure in the left atrium and the middle pulmonary veins average is about 2 mmHg in the recumbent person. अच्छा, recumbent person से हमारी ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो लेटा हुआ है. Recumbent person आप उसको भी बोलिए जो कि समझ लो कोई झूले के अंदर लेटा हुआ है, राइट, या कोई साइकिलिंग कर रहा है, ऐसे लेट के साइकिलिंग कर रहा है, पेडलिंग कर रहा है लेकिन वो लेट के साइकिलिंग कर रहा है, तो वो भी जो है रिकम्बेंट पर्सन ही कंसिडर होगा, राइट. तो मैंने जब तुम लोगों को वी वर डिस्कसिंग द वेनस सिस्टम जब मैंने तुम लोगों को करवाया था, तो तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो है जो लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर जो है वो आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते. बताया था कि नहीं बताया था? और कौन सा प्रेशर ऐसा है जो डायरेक्ट मेजर हो सकता है? राइट एट्रियम. राइट एट्रियल का प्रेशर जो है वो आप मेजर कर सकते हो. और वो किस तरह मेजर किया था? क्या मैम? कैथेटर डाला था हमने. कैथेटर डाला था, तो वो उसको क्या कहते हैं? प्रेशर. नहीं, wedge pressure, right atrial pressure is not the wedge pressure. Wedge pressure is for the left atrium, not for the right one. CVP line, सेंट्रल वेनस प्रेशर जो आप देखते हो, जो आप जो कैथेटर पास करते हो, आपने कहना है कि जब पूछे किस तरह आप जो है आप हाउ यू आर गोइंग मेजर द राइट एट्रियल प्रेशर, आपने बताना है बाय सेंट्रल वेनस प्रेशर, राइट. So कहेंगे what is that central venous pressure? You have to say the central venous pressure is basically the pressure within the atrium which we can measure by inserting the catheter through the main vessels, right? The main vessels यानी कि जो आपकी जो big vessel जो आपकी जो अपर और लोअर लिम्ब की है वहां से आप कर सकते हैं. यूजुअली अपर लिम्ब के थ्रू हम जाते हैं, जैसे कि आप स्क्लेवियन को यूज कर लेते हो और यहाँ से जो है आप ब्रेक को यूज कर लेते हो, ठीक है. सो आप थ्रू कैथेटर जो आप जाते हो, लेकिन लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर आप मेजर नहीं कर सकते. क्यों नहीं मेजर कर सकते? Why you cannot measure? बेटा क्वेश्चंस पूछा गया है, ये पूछते हैं एग्जामिनर्स, इवन बहुत पूछते हैं. मैम क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है वो एट्रियम में एंटर हो रही है फ्रॉम विद इन द बॉडी, तो उसको हम बाहर से कैथेटराइज नहीं कर सकते हैं. लॉजिकली बात करो, क्योंकि रूट तो एक ही है. कैथेटर जो भी जाएगा वो जाएगा तो राइट एट्रियम से, ठीक है. राइट एट्रियम से ही उसने एंटर होना, वो कहीं और से एंटर उसका नहीं. प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. नहीं मैम, सिंस हार्ट थोड़ा ऑब्लिकली प्लेस होता है तो लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो उस तक पहुंचना मुश्किल होता है. पहले मुझे बताओ कि जब मैंने की डिस्कशन की थी तो उस वक्त मेरी की जो तुम लोगों का जो टेस्ट हुआ था, एक टेस्ट था तुम लोगों का हार्ट का, उसकी की डिस्कशन जब मैंने की थी मैंने तब भी बताई थी. वो बच्चे जो की डिस्कशन में उस वक्त थे, दे शुड आंसर दैट कि क्या बताया था, उसकी रीजन हमने तभी डिस्कस की थी. अब ब्लड की वजह से जानी क्या? हाँ बोलो. कैपिलरीज की वजह से. शाबाश, वेरी गुड. कैन यू पास द कैथेटर थ्रू द कैपिलरीज? हाँ, कैन यू? We cannot pass the catheter through the capillaries because of इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये आपके जो threads नहीं होते, it is just like a thread. उसके अंदर से कैथेटर कैसे पास करोगे? इतने वहां से, और वो जो इतनी जो है वहां पे वो क्या मैं बताऊं कि इतने जो कट्स आ रहे हैं बीच में, कोई इधर से जा रही है कोई इधर से जा रही है, तो कैसे कैथेटर पास होगा? तो हम जो है क्या करते हैं, ये हमें जो है जो हमने जो प्रेशर्स जो लेने होते हैं ना, हम क्या करते हैं कि थ्रू द वेज प्रेशर हम लेफ्ट एरिया का प्रेशर मेजर करते हैं. वो कैसे कि जब हम कैथेटर को पास करते हैं राइट एट्रियम से, वो राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से जब वो पल्मोनरी आर्टरी में आया, तो पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही हम उस कैथेटर को पास करते हैं, बिफोर एंटरिंग जो आपका जो आपके जो आगे फर्दर जो आपके आर्टेरियोल्स, मेटा आर्टेरियोल्स से पहले पहले जहां तक वो कैथेटर जा सकता है चला जाता है, उसके बाद यू जस्ट इन्फ्लेट दैट कैथेटर. जब आप उस कैथेटर को इन्फ्लेट करते हो तो हमेशा हमेशा जो भी रीडिंग आएगी आप समझ जाना कि वो जो रीडिंग आ रही है वो ऑलमोस्ट जो है
आपको 2 mmHg ज्यादा रीडिंग मिलेगी, यानी कि अगर 2 to 3 वो आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आपको वहां पे 5 mmHg आपको मिल रहा है वेज प्रेशर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर है दैट वुड बी अराउंड 2 mmHg। बस ये मेथड है जिससे आपको फौरन पता चल जाता है, क्योंकि हमेशा 2 to 3 का डिफरेंस रखना चाहिए, वहीं से ही आपको पता चल जाता है कि एवरेज प्रेशर जो है वो लेफ्ट साइड पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, लुक ma'am. एट दिस मेथड, ये है वो मेथड। ये देखो, यहाँ से हम गए राइट एट्रिया से गए, हम राइट वेंट्रिकल में गए, राइट वेंट्रिकल से हम पल्मोनरी आर्टरी में गए, पल्मोनरी आर्टरी से हम यहाँ पर स्टॉप हो गए। यहाँ पे हमने जो है इसको यहाँ पे बैलून कर दिया, इसको जब इसको हमने बैलून अप कर दिया तो अब क्या हुआ कि उसकी वजह से ये सारे जो थे प्रेशर्स यहाँ पे ये रुक गए। नाउ देयर इज नो फ्लो, कोई ब्लड यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि अगर ये फ्लो में होगा तो फिर हम प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते। तो फिर ये सारा का सारा क्योंकि ये इन्फ्लेट हो गया, अब जो है यहाँ पे ये सारा ब्लड, ये जो डार्किश सा इट मींस कि यहाँ पे फ्लो जो है रुक गया। अब जो है आपने जो इसका प्रेशर मेजर करना है। So wedge pressure is about 5 mmHg and 2 to 3 mmHg greater than the atrial pressure. याद रखो, ठीक है? And the volume of the lungs में इसमें जो है 450 मिलीलीटर जो है वॉल्यूम होती है। 9% जो आपका टोटल ब्लड वॉल्यूम जो इंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ऑलमोस्ट it comprises of the blood volume within the lung, and approximately 70 milliliters जो है इसमें 70 milliliters जो है वो आपकी pulmonary capillaries के अंदर पड़ा हुआ है। So that's why we say the lungs they serve as a blood reservoir, क्योंकि अगर तुम कभी lungs को squeeze करो, जो कि which is not possible at all unless कि तुम lungs को बाहर निकालो, उसको हाथ से squeeze करो, इतना ब्लड उसके अंदर होता है, इतना ब्लड होता है उसके अंदर कि you won't imagine that, right? So then comes the cardiac pathology by shift blood from systemic circulation to pulmonary circulation. हम लोगों ने फीटल सर्कुलेशन की तो वहां पे जो शिफ्टिंग ऑफ ब्लड जो था, जो शंट्स बन रहे थे, whether that shunts was physiological shunts or pathological shunts, if they just remain open Physiological. If they don't close. नहीं, आपने इसको इस तरह कहना है, but those shunts were physiological in the fetal life, but after fetal life, in the postnatal life, if they just remain open, so that would be a pathological shunts. समझ में आया? ये physiological shunts नहीं होंगे। फिजियोलॉजिकल शंट्स और पैथोलॉजिकल शंट्स फीटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन अगर है आपका जो है फॉर इंस्टेंस जो माइट्रल स्टेनोसिस हो गई है या माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गई, राइट, तो उन कंडीशंस के अंदर जो शंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कौन सी शंटिंग होगी ब्लड की? जो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ आके उसकी मिक्सिंग हो रही है, दैट वुड बी अ फिजियोलॉजिकल शंटिंग और पैथोलॉजिकल शंटिंग? दैट वुड बी पैथोलॉजिकल शंटिंग, राइट? सो इसके अलावा एक शंटिंग भी होती है। चलो मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। हम लोग जो ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें भी ये चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये जब ब्लड लंग्स में आता है तो ब्लड लंग में आता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए आ रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड लंग के पास से गुजरा है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन 100% आएगी या नहीं आएगी? 100% आएगी। ये 100% ऑक्सीजन जब हार्ट में जाती है, हार्ट तक पहुंचती है, उससे पहले ही जो है इसकी सैचुरेशन ऑक्सीजन की थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? अपने कॉर्टेक्स यूज करो। वो ऑक्सीजन क्यों कम हो जाती है? हम लंग को भी तो थोड़ा सा ब्लड देना होगा। लंग को थोड़ा सा ब्लड देता होगा, लंग से थोड़ा सा ब्लड ड्रेन होता होगा। मतलब उसकी ऑक्सीजन चाहिए होगी ना, न्यूट्रिशन वगैरह। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन
जो तुम आंसर मुझे बता रही हो ना बेटा, वो तो ब्लड लंग्स को तब ले लेगा जब अयोटा से निकलेगा तो वहां से ब्रोंकियल वेसल्स उसको सप्लाई करेंगे। अभी तो ब्लड हार्ट में आया ही नहीं है, उससे पहले ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है। मैं कह रही हूँ क्यों कम हो गई है? मैम वो पल्मोनरी वेन्स में वैसे भी तो लंग्स की अपनी दूसरी वेन्स भी तो खुलती हैं, तो उनमें शाबाश, थोड़ी वेरी सी गुड। आंसर ये है कि जो आपकी जो ब्रोंकियल वेसल्स जो सप्लाई कर रही हैं लंग्स को, उनका जो वेनस ड्रेनेज जो होगी, वेनस ड्रेनेज वो पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो है ड्रेन कर जाएगा वो ब्लड, क्योंकि उन्होंने वेन्स के अंदर आना है ना, तो वो जो ब्लड आएगा वो हार्ट में जाने से पहले ही पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो है वो ड्रेन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो उस वक्त 100% थी, जो लंग्स के पास से उस वक्त जो पल्मोनरी वेसल्स जो गुजर रही थी, वो हार्ट के आने से पहले ही उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। समझ में आया? सो ये भी एक तरह से शंटिंग हो रही है। ये शंटिंग को हम कहते हैं एडमिक्सचरिंग ऑफ ब्लड। ये वर्ड यूज हुआ है गाइटन के अंदर, एडमिक्सचरिंग ऑफ ब्लड। दैट इज बेसिकली the oxygenated blood somewhat mixing with the deoxygenated blood which is coming from the lungs. Is it clear to all of you? आ गई ना समझ कि नहीं आई? Yes, ma'am. Then the cardiac pathology which may shift the blood from the systemic circulation to the pulmonary circulation is the failure of the left side of the heart or increased resistance to blood flow through the mitral valve as a result of mitral stenosis, क्योंकि वो जो है क्लोज हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा, या mitral regurgitation हो गई और उसकी वजह से जो ब्लड जो है it is going to damp up in the pulmonary circulation, and sometimes it is increasing the pulmonary blood volume as much as 100%, and it is going to cause the large increase in the pulmonary vasculature और pulmonary vascular pressures एकदम से जो है raised up हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं जब हार्ट फेलियर होता है या हार्ट में कोई भी उसकी valvular diseases होती हैं, तो अगर ये फौरन करेक्ट ना की जाए so it is going to create the pulmonary edema, क्योंकि ये सारा का सारा जो ब्लड जो है इसकी डैम्प कहाँ पर होगी? ये लंग्स के अंदर होगी। लंग्स का प्रेशर एकदम से एलिवेट हो जाएगा। जब उसका एलिवेट होना शुरू हो जाएगा प्रेशर, तो वो फ्लूइड सारा का सारा आपके इंटरस्टिशियल में चला जाएगा और फिर उससे पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। जो पल्मोनरी एडीमा इज अ वेरी लीथल कंडीशन बिकॉज यू कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाती इसमें। ठीक है, नाउ द ब्लड फ्लो through the lungs and its distribution, the pulmonary vessels act as a distensible tubes that enlarge and increasing pressure and narrow with the decreasing pressure, right? जैसे ही जो है ये प्रेशर जो है इंक्रीज होता है तो ये इसकी डिस्टेंसिबिलिटी इनकी ये जो है डिस्टेंसिबल हो जाती है, और जैसे ही प्रेशर कम हो जाता है तो ये स्क्वीज होके नैरो हो जाती है। यहाँ पे तुम देखो कि ये एक जो है एल्वेओलाई है, यहाँ पे एक ब्लड फ्लो जहाँ जो हो रहा है, यहाँ पे तुम देखो कि किस तरह जो एल्वेओलाई है ये इस वक्त सारा पेटेंट है, आराम से फ्लो जो है वो आ जा रहा है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो उसमें चेंजेस आएंगी हाइपोक्सिक कंडीशन में जैसे, तो ये जो वेसल्स जो हैं जो यहाँ पे जा रही हैं ये कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो। अब मैं तुम लोगों को दो कॉन्सेप्ट्स दे रही हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या इफेक्ट होगा और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, दोनों अलग-अलग बिहेव करती है। अभी तक तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पता था कि जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस को क्या होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता। पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर आपका जो है कार्डिक आउटपुट अगर इंक्रीज हो गया है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? मैं बताती हूँ कैसे डिक्रीज। हाँ, यही तो हम बात करने लगे, कैसे डिक्रीज होगा। जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज
होता है तो वहां पे वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। मैंने पीछे ही तुम लोगों को बताया है क्यों, क्योंकि इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी ऑफ द पल्मोनरी वेस्कुलेचर कि उनकी कैपिलरीज एकदम से डायलेट हो जाती है, उनकी कैपिलरीज डायलेट हो जाती है और वहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ मोर वेसल्स हो जाती है। यानी कि प्रेशर जो है आप किस तरह जो है मिनिमाइज कर सकती हो, या तो आप उनकी कैपिलरीज को इतना डायलेट कर दो कि प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिग्रेस कर जाए, या फिर आपको वो जो ब्लड की जो फ्लो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आप तब करोगे कि आप वो वाली कैपिलरीज जो पहले किंक्ड थी, जो पहले नॉन फंक्शनल थी, अगर वो भी फंक्शनल हो गई तो ये फ्लूइड सारा का सारा जो है उनके अंदर भी आना शुरू हो जाएगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा, सो आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक समझ आई है कि नहीं? यस मैम मैम। रिपीट कर दें। पल्मोनरी सर्कुलेशन में कार्डिक आउटपुट के सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों जगह डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब भी कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कैपेबिलिटी नहीं है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब भी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा उनकी जो है उनका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी कैपिलरीज डायलेट हो जाएंगी और काफी ज्यादा डायलेटेशन होती है उन कैपिलरीज की जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर पड़ी है। उसके अलावा देयर इज रिक्रूटमेंट ऑफ मोर वेसल्स। आई यूज द वर्ड रिक्रूटमेंट बिफोर, और मैंने एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को बताई थी कि रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो खुल जाती हैं, और जब वो खुल जाती हैं तो उनके अंदर ब्लड जो है उनके अंदर भी जाना शुरू हो जाता है, सो प्रेशर मिनिमाइज हो जाता है, राइट। यानी कि तुम तरह समझ लो कि अगर जो है तुम्हारे एक पाइप है और पाइप के अंदर जो टैप है मैं फुल खोल देती हूँ, राइट, मैं जो है उस पाइप से जो है जस्ट से मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। एक दूसरा पाइप है जिससे जो है जिसकी जो लिड जो है जहां से पानी निकल रहा है उसके दो नोजल्स हैं, या दो हैं या तीन है, राइट। तो वहां से जब मैं पानी दूंगी तो मुझे बताओ कि प्रेशर जो है जिसमें जो है सिंगल पाइप से जो पानी जा रहा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, या जो है जिसमें तीन लूप्स के थ्रू जो जा रहा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा? एक वाले में से जो जा रहा होगा। सिंगल वाले में, पाइप वाले में। सिंगल वाले में ज्यादा होगा। तो सेम इज द केस is applicable on the pulmonary circulation as well, कि वहां पर जैसे जैसे कैपिलरीज दी जाएंगी तो प्रेशर मिनिमाइज होता जाएगा। समझ में आ गया? यस मैम, गॉट इट। चलो, सो ये एक तुम लोगों को जो है पॉइंट जो है मैंने बताया, जो कि कार्डिक आउटपुट जो है उसमें अगर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है तो दोनों पे क्या इफेक्ट होगा। अब एक और चीज भी है, अगर इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजन सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या इफेक्ट है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या इफेक्ट है। बेटा ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स कि ये बंदा अगर आज तुम लोगों ने नहीं सोच समझा तो घूम जाओगे फिर जब रेस्पिरेशन कर रहे होगे कि ये हो क्या रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वेसल्स डायलेट कर जाती है, करती है कि नहीं करती? ऑक्सीजन कम होगी तो वेसल्स डायलेट करती है कि नहीं करती? कर जाती है ना। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता कि लेस ऑक्सीजन के साथ जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में वेसल्स डायलेट कर दें। वहां पे वेसल्स कंस्ट्रक्ट कर जाती है, वो वेसल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर जाती हैं। क्यों कंस्ट्रक्ट करती है? चलो जरा अपने कॉर्टेक्स यूज करो, क्यों कंस्ट्रक्ट करती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? दिमाग शाबाश, अपने दिमाग इस्तेमाल करो। हाँ, मैम ताकि प्रेशर उसका ज्यादा हो और वहाँ के हाँ, लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा जाए। अच्छा चलो। मैम I just बिकॉज वो want to- वैसे वो डायलेट हुई होती है, लेकिन जब उसमें फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो या फिर ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन को pressure इंक्रीज कर जाए। सकें। अच्छा चलो, आई जस्ट वांट टू बी अ बिट रिडिक्यूलस, लाइक अगर मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हें बोलूं कि जो है आयशा और अमरीन जो है उसको मैं कहती हूँ कि तुम जो है फलां शॉप से जाके मुझे ये चीज ला के दे दो, somehow रास्ते में किसी को पता चलता है कि वो शॉप तो क्लोज है, तो तुम वहां जाओगी? Will you No, go there? नहीं जाओगी ना, no. क्योंकि तुम्हें पता है कि वहां पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, कि मैं उस जगह पर जाऊं जहां से मुझे चीज मिलनी नहीं, सो व्हाई शुड आई गो देयर। तो तुम क्या करोगी कि तुम डाइवर्ट हो जाओ, तुम उस जगह जाने की कोशिश करोगी जहां से तुम्हें वो चीज मिलेगी। ऐसे ही होगा ना, तुम वही जाओगी ना, वहां थोड़ी जाओगी कि अब तुम वेट कर रही हो, इंतजार कर रही हो, जब ये खुलेगी तो फिर मैं जाऊं, भले वो 2 दिन बाद खुले या 3 दिन बाद खुले। यू वोंट गो देयर, you will divert. So same is the case over here कि हमें पता है कि इस जगह पे ऑक्सीजन कम आ रही है, तो जिस जगह पे ऑक्सीजन अगर कम हो रही होगी तो फिर जो है क्या होगा कि वेसल्स जो है वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से वेसल्स कंस्ट्रक्ट कर जाएंगी। जब वेसल्स कंस्ट्रक्ट करेंगी तो ब्लड जो है वो उस एरिया में आएगा ज्यादा जहां पर के ऑक्सीजन ज्यादा है, जहां पे ऑक्सीजन कम नहीं है, क्योंकि आपका ये जो आप जो है क्योंकि वो जो ब्लड अगर वहां जाएगा तो उसका वेस्टेज होगा ना, उस जगह पे क्यों जाए कि ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर कम है, तो वहां पे नहीं जाएगा, वो बाईपास कर जाएगा। ये चीज को गौर से समझो, ये चीज जो है इट इज वेरी मच बेनिफिशियल। अगर आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन समहाउ कम हो जाती है इन सर्टेन कैपिलरीज, अगर ये कम हो जाती है तो ये मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर मैं किसी को भेजूं वहां पर गलियात भेज दूं जहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन वैसे ही बहुत ज्यादा कम होती है, पॉइंट पता है ना गलियात का जो है, दैट इज छांगला गली। छांगला गली में किसी को भेज देती हूँ तो वहां पे जो है क्योंकि ऑक्सीजन टेंशन कम है, या उससे भी ऊपर अगर मैं किसी को भेज दूं तो फिर क्या होगा? हाँ, वहां पे आपकी वेसल्स डायलेट नहीं करेंगी, वहां पे आपकी सारी की सारी वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, और वो एक डेंजरस पॉइंट होगा फिर, क्योंकि वहां पे कुछ वेसल्स नहीं कंस्ट्रिक्ट हो रही, वहां पे सारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजनेशन ही कम मिल रही है, Oxygenation कम है। आपके एनवायरनमेंट में ही ऑक्सीजन कम है। अब जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है तो वो ऑक्सीजन एल्वुलाई में कम आएगी, जब एल्वुलाई कम आएगी सो इट मींस जो पल्मोनरी कैपिलरीज वहां से जो गुजर रही हैं, जहां जहां ये एल्वुलाइज है, एल्वुलाइज के साथ साथ जो है पल्मोनरी कैपिलरीज का एक बेड बिछा हुआ है, वो सारा मैशवर्क जो है वो सारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। So that is a very dangerous condition. फौरन बंदों की डेथ हो जाती है क्योंकि आपकी सारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही है। लेकिन अगर आपकी कुछ वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजनेशन, तो फिर वो थोड़े थोड़े से एरिया जो है कंस्ट्रिक्ट होंगे, एंड दैट इज वेरी यूजफुल बिकॉज वो अपना टाइम बचाएंगी और वो उस जगह पे मूव ही नहीं करेंगे, वो वेसल्स किंक हो जाएंगी और ये सारा का सारा फ्लो जो है वो उधर ही जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है। इसका क्या मैकेनिज्म है, ये क्यों जो है इस तरह होता है? कहते हैं जब ऑक्सीजन की टेंशन अगर ज्यादा होती है, इफ दिस मोर ऑक्सीजन टेंशन, तो उसमें क्या होता है कि पोटेशियम चैनल्स जो है ना वो ओपन हो जाते हैं। तो पोटेशियम चैनल्स, इफ मोर पोटेशियम जो है वो जब ओपन होंगे तो देयर वुड बी अ मोर इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम, राइट? जब पोटेशियम जो है जब उसका इफ्लक्स होगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम जो है वो जब बाहर की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम रिटेन्स इन एंड द पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। ऐसे ही होगा ना। और अगर पोटेंशियल जो है विल मूव टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड और कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, और फिर जो है जब वो ओपन होंगे तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। बट इफ ऑक्सीजन टेंशन इज मोर ग्लोबली इन ऑल द एल्वुलाइज, जैसे कि सीओपीडी में होता है या हाई एल्टीट्यूड्स में होता है, तो देन दिस इज वेरी डेंजरस। समझ में आया ये पॉइंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आज ही समझ लेना है तुम लोगों ने, ये बार बार नहीं रिपीट होना फिर। सो शुड नो इट कि जब कार्बन जो कार्डिक आउटपुट है जब वो इंक्रीज कर जाएगा
तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है उसमें रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ मोर वेसल्स, नंबर 1 पॉइंट, एंड नंबर 2 बिकॉज ऑफ द कैपिलरी डिस्टेंशन. Second thing, if the effect of the decreased oxygen on the systemic circulation is dilatation of the vessels, while on the other hand, if there is a decreased oxygen in the pulmonary circulation, there would be a constriction of the vessel, due to which the less blood flow go to the less oxygen area. So that point is very important. यहाँ तक समझ में गया है ना तुम लोगों को? Come on, hurry up, speak up. Yes, ma'am. उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स इन द लंग्स ऑन द रीजनल पल्मोनरी ब्लड फ्लो. वी डिस्कस दैट, हमने जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स हमने जब पढ़े थे, एज यू नो दैट व्हेन वी वर डिस्कसिंग द वेनस सिस्टम, तो हमने कहा था कि फीट की तरफ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इफेक्ट होता है, तो वहां पर जो है टुवर्ड्स द फीट कितना होता है? 90 positive 90 mmHg होगा, ठीक है, 90 mmHg होगा. So the hydrostatic pressure जो है वो that is the blood pressure in the foot of a standing person can be as much as 90 mmHg, that is greater than the pressure at the level of the heart. And the pulmonary arterial pressure in the uppermost portion of the lung of a standing person, याद रखना, pulmonary arterial pressure हम देख रहे हैं अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द लंग में. अगर बंदा जो है वो खड़ा है, सो उस वक्त जो है इट इज अबाउट 15 mmHg, एंड दैट इज लेस देन द पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर एट द लेवल ऑफ द हार्ट. समझ में आया? इसी तरह यानी कि पल्मोनरी आर्टेरियल का प्रेशर जो अपर मोस्ट जो है लंग्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक अपर जोन है जो एपाइस वाला, जो एपिसिस वाला जो एरिया है वो है, फिर आपका मिडिल जोन आ जाता है, फिर आपका लोअर जोन आ जाता है. इस वक्त में जो है आपके एपाइसिस वाला ये जो एपिकल एरिया है उसकी बात कर रही हूँ कि पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर इन द अपरमोस्ट पोर्शन ऑफ द लंग ऑफ अ स्टैंडिंग पर्सन इज अबाउट 15 mmHg, एंड दैट इज लेस देन द पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर एट द लेवल ऑफ द हार्ट, क्योंकि हार्ट का लेवल उससे थोड़ा सा नीचे होता है, राइट? जो एपिकल लेवल है वो आपके नेक के पास है, क्योंकि आपका जो लंग सबसे जो टॉप मोस्ट एरिया जो होता है, जो एपाइसिस वाला एरिया है या जो एपिकल एरिया जो है, ये बेसिकली आपके क्लेविकल के पीछे तक जो है ये गया हुआ होता है, राइट? सो इट मींस कि हार्ट का लेवल नहीं है, हार्ट के लेवल से जो है ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है? So the pressure in the lowest portion of the lung is about 8 mmHg, that is greater than the level which we discussed before, right? जो आपका जो हार्ट का जो लेवल है, समझ में आया? So it means कि जो है आपने हार्ट के लेवल पे देखना है कि हार्ट के लेवल से ऊपर जब जा रहा है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट जो है कम हो जाता है, जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अब ब्लड फ्लो का जो कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या है कि ब्लड फ्लो जो है आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो तब आपका नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली जो है ये आपका इफ यू आर सिटिंग एट रेस्ट, तो तब आप देखो कि आपका ब्लड फ्लो जो है वो किस तरह राइज कर रहा है, राइट? लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्लड फ्लो का पैटर्न देखो कि कहाँ तक जा, ऊपर तक चला गया, यानी कि ये वाला जो टॉप एरिया जो था, पहले ये टॉप का सिर्फ इतना हिस्सा जो था वो कवर था, लेकिन जब आप जैसे ही जो है एक्सरसाइज शुरू की तो उससे क्या हुआ, आपका ये ऊपर वाला एरिया जो है ये यहाँ पर भी ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो गया, तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपका ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया. सो दैट इज द ब्लड फ्लो एट डिफरेंट लेवल्स इन द लंग ऑफ एन upright person at rest in exercise, in which what you have noted that when the person is at rest, the blood flow is very low at the top of the lung. Most of the blood is flow is through the bottom of the lungs, right? Then comes the zones. Because zones इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रेस्पिरेशन में कोई एससीक्यू अगर उसमें जोन पूछे गए तो वो इनकम्प्लीट होगा. इसलिए जोन्स की अंडरस्टैंडिंग
आज अच्छे तरीके से बिल्डअप कर लो, क्योंकि ये जोन का क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर पूछा जाता है जोन्स क्या होते हैं और किस तरह ये जोन्स बन रहे हैं, हमने किस तरह जो है इसको इसकी डिमार्केशन कैसे की हुई है, राइट। सो 3 तरह के जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 ऑफ द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब क्या होता है इन जोन्स को जो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं कि जो कैपिलरीज जो होती हैं इन एल्वुलर वॉल्स, they are distended by the blood pressure inside them, but they are compressed by the alveolar air pressure on their outsides. Anytime the lung alveolar pressure becomes greater than the pulmonary blood pressure, the capillary is closed and there is no blood flow. Under different normal and pathological conditions, one may find any one of 3 possible zones of blood flow. अब देखो 2 तरह की चीजें हैं। एक चीज क्या है, हमने इस वक्त जो है जो मोटे मोटे 2 पैरामीटर्स को देखना है। एक पैरामीटर वो है जिसमें हमने पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड देखना है या पल्मोनरी कैपिलरीज का जो ब्लड है वो कितना है। दूसरा हमने एल्वुलर एयर में जो का जो प्रेशर है वो देखना है कि वो कितना है। अगर एल्वुलर एयर का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, राइट, और जो वेसल्स गुजर रही हैं उन एल्वुलाई के पास से, अगर उनका प्रेशर कम है, हमारे ख्याल में क्या होगा, वेंटिलेशन होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। ओके, अगर एल्वुलर प्रेशर में बढ़ा दूं और कैपिलरीज का प्रेशर में कम कर दूं, तो एल्वुलर का प्रेशर जो है वो कंप्रेस करेगा पल्मोनरी कैपिलरी को? यस यस करेगा, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें हैं। नंबर 3, पॉजिटिव प्रेशर का नाम सुना? व्हाट इज पॉजिटिव प्रेशर? पल्मोनरी जो है एल्वुलर पॉजिटिव प्रेशर होता है। हाँ, नो मैम नहीं सुना। कभी आईसीयू में गए हो, कभी इत्तेफाक हुआ है, कभी किसी का कोई जो है कोई अटेंडेंट या घर में से कोई बंदा अगर कोई आईसीयू में गया हुआ हो, तो तुम देखो कि आईसीयू के अंदर वो क्या करते हैं कि योर लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि वो क्या करते हैं कि आपको पॉजिटिव प्रेशर यानी कि ऑक्सीजन प्रेशर के साथ दी जाती है जो कि आपके लंग्स के अंदर जाती है। और वो क्यों दी जा रही है? क्योंकि आपका जो आप प्रॉपर तरीके से आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे। और ये यूजुअली उनको पेशेंट्स को दी जाती है जिनको समहाउ कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो है उनकी जो है या तो आप ब्रेन थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया या रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो गए। अब रेस्पिरेटरी मसल्स अगर इन्वॉल्व हुए तो आपको पता है ना कि जो आपकी इंस्पिरेशन का जो मसल है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसी तरह आपका जो एक्सपायरेशन का जो मसल है दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर आपके मसल्स डैमेज हो गए या आपका डायफ्राम डैमेज हो गया, हाँ, डायफ्राम जो है जो आपकी जो है क्वाइट ब्रीदिंग में जो काम कर रहा होता है, जो लिफ्ट अप कर रहा है लंग्स को, और जब आप इनहेल करते हो तो डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, तो वो वाला जो पैटर्न है वो तो खराब हो जाएगा। तो फिर आप कैसे ब्रीथ करोगे? फिर समहाउ आपको पॉजिटिव प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देनी पड़ेगी ताकि ऑक्सीजन जो है दैट इज एन आर्टिफिशियल वे, दिस इज नॉट अ नॉर्मल वे जिस तरह हम आप और मैं ब्रीथ कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि जब आप आर्टिफिशियली तरीके से जब किसी को ऑक्सीजन जो है उसका इंसर्ट करते हो तो वो आपको फिर उस बहुत प्रेशर के साथ देनी पड़ती है, दैट इज क्रिएटिंग द पॉजिटिव प्रेशर। समझ में आ गया? बस इसको फिलहाल यहीं पे जितना मैंने बताया इसको रोक लो, हम आगे अब चलते हैं। हम लंग को 3 जोन में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जोन, फिर हम बात करते हैं मिडिल जोन की जिसको हम जोन कहते हैं, और फिर हम सबसे निचले वाले जोन की बात करते हैं जिसको हम जोन कहते हैं, ठीक है। अब जोन 1 में क्या हो रहा है? जो जोन 1 जो है उसमें हम कहते हैं which zone 1 blood flow, which is the blood flow at no time, blood flow at no time during the cardiac cycle occurs when either the pulmonary systolic arterial pressure is too low or alveolar pressure is too high. देखो 2 चीजें हैं, हम कह रहे हैं कि जोन 1 वो वाला जोन है जिसमें ब्लड फ्लो नहीं है,
कार्डिक साइकिल के किसी फेज में ब्लड नहीं आ रहा, ना तो वो सिस्टोलिक फेज में आ रहा है और ना ही जो है वो डायस्टोलिक फेज में आ रहा है। ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा जोन 1 में। क्यों नहीं हो रहा, उसकी क्या वजह है? या तो पल्मोनरी जो है प्रेशर वो इतना ज्यादा हो गया हुआ है कि उसने जो है कंप्रेस कर दिया है आपके आर्टीरियल प्रेशर को। तो जब आर्टीरियल प्रेशर यानी कि आर्टीरियल वेसल्स जो हैं जब वो कंप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि जो है आपकी जो एल्वुलाई का प्रेशर जो है पल्मोनरी एल्वुलाई का प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो वो कंप्रेस कर देंगी, तो उसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो नहीं हो सकेगा। ठीक है, सो ये जो है किसी भी जो है पार्ट में जो है प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से फ्लो नहीं होगा, राइट। तो ये दोनों चीजें किस सूरत में हो सकती हैं, या अगर आप जो है ब्रीदिंग अगेंस्ट अ पॉजिटिव एयर प्रेशर अगर बहुत ज्यादा आपने किसी को दे दिए, हद से ज्यादा पॉजिटिव एयर प्रेशर चला गया, तो उस प्रेशर ने क्या किया कि जो एल्वुलाई का जो वेसल्स गुजर रही थी उनको किंग कर दिया। ठीक है, उनको किंग कर दिया, तो ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा। दूसरा, अगर आप इटसेल्फ ही ब्लड फ्लो को कम कर दो, ब्लड फ्लो को तुमने कम कर दिया, तो जब ब्लड फ्लो ही कम होगा तो फिर जो है किस तरह जो है वहां पे जो है सैचुरेशन वगैरह कैसी होगी। तब भी जो है जब हम कहते हैं कि देयर इज नो ब्लड जो है किसी भी टाइम कार्डिक साइकिल में जो है वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, इधर यू आर इंक्रीजिंग द पॉजिटिव प्रेशर और देयर इज अ सेवियर ब्लड लॉस। अब ये सेवियर ब्लड लॉस की रीजंस क्या वजह होगी जिसमें सेवियर ब्लड लॉस हो गया, जिसकी वजह से आपका जोन 1 का जो ब्लड फ्लो जो है वो है ही नहीं, either in systole nor in diastole। जल्दी से बता दो, there are so many multiple causes you have gone through this, sorry बेटा just use your ब्लड लॉस की कॉजेस पूछ रही हैं। हाँ, मैं ब्लड लॉस की कॉजेस पूछ रही हूँ क्योंकि वो तो कोई भी फिजियोलॉजी में एक्सीडेंट, वेरी गुड, एक्सीडेंट हो गया और इंटरनल ब्लीडिंग, चलो ठीक है, ये तो ब्लीडिंग हो गई ना। ब्लीडिंग के अलावा कोई बात करो। हरी अब ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस कैसे होगा बेटा? मैम यूरिन आउटपुट पे भी करेगा। हाँ? यूरिन आउटपुट से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। हीमोफीलिया, बेटा जब तुम लोग वाइवा के लिए आते हो ना तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं, जस्ट से कि वो में घुस गया, तुमने बता दिया कि उसको जो है पॉजिटिव एयर प्रेशर का जिक्र कर दिया, फिर तुमने जो है सेवियर ब्लड लॉस का जिक्र कर दिया, वहीं पे तुम्हें पकड़ लेगा वो और कहेगा ओके कैन यू गिव मी एनी कॉजेस ऑफ ब्लड लॉस, बस वहां एक्सीडेंट हो गया। इसके अलावा जानी बर्न भी तो एक रीजन है जिससे फ्लूइड लॉस होगा। ब्लड लॉस मींस कि ब्लड जो है वो कम है, यानी कि ब्लड कम है तो ब्लड में ज्यादा कंसंट्रेशन किस चीज की है, प्लाज्मा की है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स की है? प्लाज्मा की है ना। सो प्लाज्मा भी तो ब्लड से जाएगा ना। जब प्लाज्मा चला गया तो प्लाज्मा लॉस कैसे होगा? बर्न से होगा। डिहाइड्रेशन भी होता है। शाबाश, बिल्कुल हो सकती है, सिवियर डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, या किसी ऐसा बंदा जिसको बहुत रिपीटेडली डायरिया हो रहा है, अभी नहीं कैसे हल्का फुल्का डायरिया नहीं, बाजों का जो है लोगों को कोई मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं, जैसे क्रोन्स डिजीज है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो फ्लूइड लॉस हो रहा होता है क्योंकि रिपीटेड डायरिया हो रहा है। तो ये जो फ्लूइड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये भी तो फ्लूइड जो है बॉडी से जो जा रहा है, इसने भी तो जो है आपकी जो प्लाज्मा लेवल है उसको कम कर देना है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्न, अक्सर बच्चे कहते हैं कि एग्जामिनर पूछते हैं अच्छा बर्न क्या होगा, तो बच्चे कहते हैं सर बर्न में भी जो है ब्लड लॉस होगा। कभी देखा है कि किसी ने किसी कोई कभी जला हुआ हो तो उसका वहां से ब्लड गल रहा हो? हाँ, वो बच्चियां जो किचन में काम करती हो तो तुमने देखा कभी कोई ऑयल की छींट पड़ गई या कोई गर्म पानी अगर थोड़ा सा जो है गिर गया
या फिंगर में थोड़ा सा बर्न हुआ तो क्या होगा, ब्लड निकलने देखा तुमने, फ्लूइड ooze आउट हो रहा होता है, वो एक ब्रिस्टल सा बन जाता है। और ब्रिस्टल को अगर फॉर इंस्टेंस तुम एक पिन के साथ जो है उसमें एक पंक्चर करो तो उसके अंदर क्या चीज निकलेगी, ब्लड निकलेगा कि फ्लूइड निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा ना। सो बर्न की केसेस प्लाज्मा जाता है, ब्लड नहीं जाता, ये याद रखना हमेशा, ये प्लाज्मा रिमूव होता है, ठीक है। सो वो प्लाज्मा चला गया, या आपकी जो है सिवियर डिहाइड्रेशन होगी, या सिवियर वॉमिटिंग है, या जो है आपको सिवियर डायरिया है, तो ये सारी की सारी कॉजेज जो हैं इसकी वजह से देयर वुड बी अ सिवियर ब्लड लॉस, राइट। सो जब ये चीजें होंगी तो फिर जोन 1 क्रिएट हो जाएगा। जोन 1 जो है उसमें जो है आपका नॉर्मली बेटा, नॉर्मली जो है जोन 1 नहीं होता, नॉर्मली जोन 1 नहीं होता, राइट। हम ऐसे एक बात कर रहे हैं कि अगर हम जो है हार्ट को 3 हिस्सों में अगर हम डिवाइड, ये लंग्स को अगर हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लें तो हम एक जोन 1 है, एक जोन 2 है, एक जोन 3 है। जोन 1 को हम कह रहे हैं कि जोन 1 जो है उसमें कार्डियक साइकिल के किसी भी फेज में जो है वहां पर जो है ब्लड फ्लो नहीं होता, और वो उसकी रीजंस हम कह रहे हैं कि बिकॉज द इंक्रीज पॉजिटिव प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाए या सिवियर लॉस हो जाए, या नॉर्मली जो हम बात कर रहे हैं हम कहते हैं कि जोन 1 जो है उसमें एल्वुलर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, तो वो उसको कंप्रेस कर देता है जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वहां से जो है ब्लड गुजर नहीं सकता, या जो है अंदर आर्टेरियल प्रेशर इटसेल्फ इतना कम है कि जो है वहां से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। तो ये दो अलग-अलग चीजें हैं, ठीक है। जोन तो ये था मैम जी बेटा। मैम जो से ब्लड डायबिटीज लॉस, सॉरी मैम मैं जी कह रही बेटा, थी कि स्वेयर ब्लड लॉस पॉलीयूरिया से हो सकता है। किससे? हम पॉलीयूरिया को कह सकते हैं कि वो भी एक कॉज है। नहीं 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 बेटा, पोलीयूरिया, अच्छा अच्छा, उससे भी पोलीयूरिया, तो हाँ हाँ, पोलीयूरिया से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको जो है ऑब्वियसली जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड उससे निकलेगा ना, तो बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि आपका मैम जो यूरिन डायबिटीज ज्यादा से ज्यादा। जी बेटा, मैम जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये जोन 1 डेवलप हो जाती है। अगर तो बहुत सिवियर है, अगर तो वो बहुत सिवियर है तो तब जरूर होगी, लेकिन यूजुअली उसको ट्रीट कर देते हैं ना, कोई ना कोई मेडिसिन दे के उसको, ट्रीटेबल, तो वो हो जाता है उससे ट्रीट। अच्छा एक चीज हमेशा जानी याद रखना कि ऑलवेज थिंक ऑफ द कॉमन कॉजेज, आई समझ, कभी भी जो है जो कॉजेज थोड़ी सी रेयर होती हैं या जो कम होती है ना, होती जरूर है, उसको बाद में डिस्कस हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। एग्जामिनर सामने आपने रेयर चीजों का जिक्र नहीं करना, आपने हमेशा कॉमन थिंग्स कम्स फर्स्ट, ये अपने पल्ले बांध लो। आई स्टिल रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब, तो हमेशा जब हम हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद हम एक जो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं उसमें टक 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 हम 2-3 चीजें लिखते हैं, द टॉप ऑफ लिस्ट हम लिखते हैं सबसे कॉमन कॉज, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मेरी नजर में जो है सबसे पहले ये हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है, ऐसे हम उसको करते हैं। इसी तरह जब हम कॉजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमेशा अगर किसी का गला खराब होता है तो हम उसको ये नहीं कहते कि उसको कैंसर है, ऐसे ही है ना, हम उसे कहते हैं इसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इसको इन्फ्लेमेशन हो गई है, इसका गला खराब हो गया। ऑलवेज थिंक ऑफ द कॉमन थिंग्स फर्स्ट, और उसके बाद जो है वो चीजें जो है वो बाद में है, राइट। सो जो कॉमन चीजें इस वक्त आ रही हैं, जो ब्लड लॉस आ रही हैं, वो क्या होंगी यूजुअली, या तो कोई खुदा ना खासा किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस जो है वो हो गया, या कोई बर्न हुआ है जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस चला गया, या रूटीन में जो चीजें चल रही होती हैं, किसी को सिवियर डायरिया हो गया और वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो जो है फ्लूइड लॉस उसका इतना ज्यादा हो गया। यहाँ पर एक और चीज है, एग्जामिनर ने किसी बच्चे से पूछा था कि अगर किसी को सिवियर डायरिया है, अगर किसी को सिवियर डायरिया है लेकिन वो हॉस्पिटल गया है और उसको जो है उन्होंने उसका एब्डोमेन को स्क्वीज करके देखा, यानी कि साइन ऑफ डिहाइड्रेशन जो देखते हैं वो देखे तो सिवियर डायरिया की जो है साइंस मिल रहे हैं, अब उसको ड्रॉप कर दिया,
अब तुम जो है उसको जस्ट से सेलाइन लगा रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि अब अब उसको जो है फ्लूइड लॉस उसका होगा कि नहीं होगा, या अगर है तो कंपनसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो कंपनसेट जाएगा, हो गया। उसकी कंपनसेशन हो जाएगी, ठीक है। सो इट मींस कि जब आप उसके साथ बाकी चीजें भी उसको दे रहे हो, फ्लूइड दे रहे हो, तो फिर जो लॉस आपका जो है वो जा रहा होता है, तो वैसे ही आ रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर कि आई हैव 4 चिल्ड्रन, 3 daughters and 1 son. जब ये छोटे थे तो इनको, my eldest daughter is she is 16 years old और छोटा बेटा मेरा 8 years का है। इनको जब भी डायरिया होता था तो आई जस्ट रश टू फाता मेमोरियल हॉस्पिटल। तो जब वो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखते थे तो इनके तो होते ही नहीं थे। उसकी रीजन क्या थी? इनको पानी पीने की बहुत आदत है। ये तो ऐसे जो है मछलियों की तरह जो है पानी, बस जैसे नहीं होती, हमें लगता है कि फिश जो है वो पानी में और वो हर वक्त जो है पानी शायद पी रही होती। इतना पानी पीते थे वो बच्चे कि जो है मम्मा थोड़ा सा पानी और चाहिए, मम्मा थोड़ा सा पानी और चाहिए। तो जब उनको डायरिया भी हो रहा होता था, सो दे वर कीप ऑन ड्रिंकिंग द वाटर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। उसकी वजह से उनकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑल्दो मैंने जाके कहना कि जी इन्होंने है 7 to 8 टाइम्स जो है उनके लूज मोशंस थे फिलहाल, लेकिन जब साइंस चेक किए तो कुछ भी नहीं था। इवन फिर वो ये होता है कि ड्रिप अप भी नहीं करते। ड्रिप अप तब किया जाता है जब आपका जो है डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो रिमेम्बर दैट पॉइंट कि इस तरह चीजें भी एग्जामिनर्स पूछते हैं, बिकॉज वो बैठे हुए होते हैं। एग्जामिनर इज ऑलवेज देयर टू पास यू, नॉट टू फेल यू। ये अपना दिमाग में चीज बिठा के एंटर हुआ करो। ये जो तुम लोग डर रहे होते हो ना, भाई पता नहीं एग्जाम क्या करेगा, एग्जामिनर आपको पास करने के लिए बैठा होता है। अच्छा एग्जामिनर हमेशा आपसे उगलवाता है चीजें, कि वो आपसे उगलवाता है कि आप फॉर इंस्टेंस आप आंसर नहीं कर रहे हो, तो आपको जो है कोई चीजें, कोई ना कोई क्लूज ऐसे देता है जिससे आप जो है उसको आंसर कर देते हो, ठीक है। सो अगर वो चीजें ये पूछता है तो हाँ, कोर्स जो है जब उससे पूछा कि जो है ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस हुआ है और आप उसको साथ साथ जो है रिहाइड्रेट भी कर रहे हो, तो तब ये कंपनसेशन हो जाएगी। यस, कंपनसेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, जोन क्लियर हो गया। अब हम जोन 2 की तरफ जाएं। यस मैम। ढीला ढीला जो है, यस मैम बोला है, हाँ, जैसे कि थक गए हो तुम लोग। यस मैम। यस मैम, ओके ओके। जोन 2 में क्या हो रहा है? जोन 2 को हम कहते हैं इंटरमिटेंट फ्लो। इंटरमिटेंट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज़ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो is only during the peaks of pulmonary arterial pressure, because the systolic pressure is then greater than the alveolar air pressure. The diastolic pressure is less than the alveolar air pressure. अब जोन 2 में जो है, जब आपकी जो है इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें, और वो इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो ये होता है उसके अंदर कभी ब्लड फ्लो हो रहा है और कभी ब्लड फ्लो नहीं। इट मींस के ड्यूरिंग सिस्टोली पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होगा देन द पल्मोनरी प्रेशर जो कि एल्वुलाई का है, और डायस्टोलिक जो है पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर जो है दैट इज लेस देन द पल्मोनरी एल्वुलर प्रेशर, राइट। सो उसकी वजह से जो है आपका जो है जोन 2 जो है क्रिएट होता है। इंटरमिटेंट जो है वो ब्लड फ्लो होगा ड्यूरिंग सिस्टोली और ड्यूरिंग डायसिस्टोली, यानी कि तब जो है मिक्स एंड मैच होगा ये पैटर्न, जिसकी वजह से कभी ब्लड फ्लो हुआ और कभी ब्लड फ्लो जो है नहीं हुआ, राइट। सो मैम तो सिस्टोल में मतलब होगा और डायस्टोल में नहीं होगा। बिल्कुल, ये प्रेशर तब इंक्रीज हो गया ना, तो तब होगा, और डायसिस्टोली में तो वैसे ही जो है प्रेशर कम हो जाएगा तो तब नहीं होगा, राइट। सो जोन 2 जो है वो तब होगा। जोन 3 जो है वो कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो है, कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो है, बिकॉज एल्वुलर कैपिलरी प्रेशर्स जो होती हैं दे रिमेन्स greater than the alveolar air pressure during the entire cardiac cycle. यानी कि जो alveolar capillary का प्रेशर जो है वो हमेशा ही ज्यादा रहता है as compared to the alveolar air pressures.
तो हम कहते हैं कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। ये थ्रू एंड थ्रू जो है ये ब्लड फ्लो रहेगा। यहाँ पे मेरा तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, एल्वुलर जो हम बात करते हैं ना एल्वुलर वेंटिलेशन की, जब हम एल्वुलर वेंटिलेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का मतलब होता है जब ब्लड फ्लो हो रहा है हम उसे कहते हैं परफ्यूजन, और जो ऑक्सीजन जो आ रही है जो ऊपर से जो एल्वुलर एयर में जो ऑक्सीजन जो है हम उसे कह रहे हैं वेंटिलेशन। ठीक है, तो वो अलग-अलग चीजें हैं, एक जो है वेंटिलेशन है और एक परफ्यूजन है। परफ्यूजन का मतलब है फ्लो, ब्लड फ्लो, और वेंटिलेशन का मतलब ये है कि कितनी ऑक्सीजन का प्रेशर है, किस प्रेशर से जो है वो आ रही है। यहाँ पे एक चीज अच्छे तरीके से अपने पल्ले बांध लो कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो, यानी कि आप लंग की टॉप से लेके अगर बॉटम की तरफ मूव करते हो तो आपकी वेंटिलेशन इंक्रीज करती है। वेंटिलेशन क्या होती है? इंक्रीज करती है एज यू मूव फ्रॉम अप टू द बॉटम। लेकिन जो आपकी परफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक कॉन्सेप्ट कहीं पे लिख लो स्टार डाल के कि आपकी एल्वुलर वेंटिलेशन और परफ्यूजन का जो रेशो जो होता है ना वो ऐसे है कि दोनों चीजें इंक्रीज करती हैं एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट वेंटिलेशन एज कंपेयर टू द वेंटिलेशन perfusion is very much increased, right? Perfusion is very much increased. जब जोन्स की हम बात करते हैं तो जो जोन 1 जो है उसके अंदर क्या था कि आपका जो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर था, ये आप कह लो कि जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर जो था that was more than the alveolar pressure and alveolar pressure was more than the venular pressure. जोन 2 में क्या हुआ कि जोन 2 को हम जोन 2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें इंटरमिटेंट था, सिस्टोली के दौरान था, डायसिस्टोली के दौरान नहीं था। अब इसमें क्या है कि आर्टेरियल प्रेशर जो है दैट इज मोर देन द एल्वुलर प्रेशर, और एल्वुलर प्रेशर जो है दैट इज मोर देन द वेन्युलर प्रेशर। Then comes the continuous blood flow. Systole और diastole throughout the cardiac cycle जो है blood flow हो रहा है, उसमें arterial pressure is more than the venular pressure and the venular pressure is more than the pulmonary alveolar pressure. अब इसको याद करने का क्या तरीका है? जब आपको क्वेश्चन आएगा कि just draw the zones and write about the zones, तो आपने ये बनाना है, जोन 1 को लिखना है। ये क्या है? सबसे पहले तुमने देखना है कि जोन 1, जोन 2, जोन 3 लिख लिया। उसके बाद एल्वुलर प्रेशर जोन 1 में फर्स्ट प्लेस पे है, एल्वुलर प्रेशर जोन 2 में सेकंड प्लेस पे है, एल्वुलर प्रेशर जोन 3 में थर्ड प्लेस पे। ठीक है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। एंड पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कम्स बिफोर द वेन, याद रखना। आर्टेरियल प्रेशर इज ऑलवेज कम्स बिफोर द वेन। इट मींस कि जहां पर एल्वुलर प्रेशर की आपने प्लेसेस डाल दी उसके बाद आप पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी के बाद वेन पुट करना है। यहाँ देखो, पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, फिर ये वेन, ये आर्टेरियल प्रेशर और फिर ये वेन। तो इस तरह तुम सारी जिंदगी नहीं भूलोगे इस चीज को कि जोन 1, जोन 2 और जोन 3 जो है कैसे बने। समझ में आया? जब भी मैम जोन 2 में Okay. में आपने ड्यूरिंग सिस्टोल के बारे में कहा है ना? जी जी, दैट इज द इंटरमिटेंट फ्लो। ठीक है, और फिर है कंटिन्यूअस फ्लो। अब हम बात करेंगे कि हम जोन्स को, कैन यू चेंज द जोन्स? बताओ जल्दी से, कैन यू चेंज जोन्स? लो, मतलब को चेंज कर सकते हो। पता चला कि जोन एक जो दूसरे है जोन 1 को जोन 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। मैम पॉजिटिव और नेगेटिव एयर प्रेशर देके कर तो सकते हैं। शाबाश, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जोन्स को चेंज। अगर मैं कहती हूँ कि जोन 1 जो है उसको मैंने जोन 2 कन्वर्ट करना है, जैसे जोन 1 को मैंने जोन 2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? देखो जोन 1 में क्या था? जोन 1 में जो आपका जो एल्वुलर प्रेशर जो था वो ज्यादा था और पल्मोनरी आर्टेरियल का प्रेशर कम था।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप कॉरोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ा दोगे तो आप जोन 1 को जोन 2 में कन्वर्ट कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो Yes, फिर ma'am. कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे? वेरी लॉजिकल। सिस्टोल के दौरान मैं कहूंगी चलो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, भागो, तो बढ़ जाएगा ही बढ़ जाएगा? बच बढ़ जाएगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो, इसमें क्या था? ये क्या था? एक्सरसाइज तो क्या हुआ? ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया एक्सरसाइज। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस जोन को कन्वर्ट करोगे। बेटा ये 9:30 टू 10 o'clock आपकी ब्रेक है? यस यस मैम। अच्छा ऐसे करो, फिर हाफ एन आवर की ब्रेक ले लो, फिर हम 10 o'clock जो है इसी लिंक के थ्रू है, ये मैं इसको जो है स्विच ऑफ नहीं कर रही, तो फिर हम इसी लिंक को दोबारा से जो है रिकनेक्ट करना चाहो तो कर लो, और अगर वैसे इसको करना चाह रही हो तो कर लो, ठीक है? सो 10 o'clock जो है हम दोबारा से इसको ज्वाइन करें, ठीक है बेटा? मैम जी मैम हमारा लंग्स नॉर्मली जोन भी नहीं होंगे फिर? जो नॉर्मली जो हमारा होता है ना, जो लंग जो होता है वो बेसिकली 3 ही के तौर पे काम कर रहा होता है, कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो ही चल रहा होता है। अच्छा यस मैम। ये जो है ये बेसिकली कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जोन 2 भी होता है, जोन 3 भी होता है, जोन 1 नहीं होता, राइट? कुछ ने कहा है कि कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो ही रहता है, लेकिन इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो जो है वो भी कुछ बुक्स कहती हैं कि होता है, कि ड्यूरिंग सिस्टली हो रहा है, सिस्टली नहीं हो रहा, राइट? सो तुम ये समझ लो कि हम जो जोन 1 2 3 का जिक्र कर रहे हैं, हम हर एस्पेक्ट को कवर करके कर रहे हैं, ठीक है? मैम पैथोलॉजिकल एज वेल फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम ये 3 जोन आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। अब ले लो, फिर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, ठीक है बेटा?